तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको PMMBY पोर्टल के जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उन सभी की जानकारी दूंगी। तो इसके लिए आप साइट को ओपन करने के लिए आप गूगल सर्च में PMMBY टाइप करें और यहाँ पर जो हमारे पास ये पहला लिंक दिख रहा है आप इस पर जाएं और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन, आप इस पर जाएं और लॉगिन पर जाने के बाद आप यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डालें। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। तो चलिए हम वो OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करते हैं। PMMBY की साइट पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप देखेंगे कि अब हमारा ये इंटरफेस यानी कि होम स्क्रीन का जो इंटरफेस है वो भी कुछ चेंज कर दिया है। यानी कि आप यहाँ से भी अपना डेटा डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है क्विक एक्शंस न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर जाकर भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद अब मैं आपको PMMBY के जो हमारे काम के ऑप्शंस हैं उन सभी की जानकारी स्टेप बाय स्टेप देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे और 3 डॉट्स पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर डेटा एंट्री में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का। तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद यदि आप पहले बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 1 करना है। और आप यहाँ पर ध्यान दें, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उनकी फ़र्स्ट डिलीवरी है और आप उनका फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि उनकी ANC भी हो चुकी है और महिला की ANC LMP से 6 महीने के अंदर यानी कि 180 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, तो उस केस में आप नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 0 करेंगे। हम 0 इसीलिए करेंगे क्योंकि महिला की पहली डिलीवरी है और महिला प्रेग्नेंट है और उनकी ANC भी 6 महीने के अंदर हो चुकी है और फिर आप उनका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और जो इम्यूनाइजेशन डिटेल्स हैं उनकी वो फिर आप बाद में अपडेट इम्यूनाइजेशन डिटेल्स में जाकर फिल कर सकते हैं। और यदि आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 2 करेंगे। डेटा एंट्री में जाने के बाद हम एनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे वो बेनिफिशरीज़ आते हैं जो लाभार्थी ने स्वयं अपने आप रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर फ़िलहाल एक भी केस नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाती हूँ यानी कि 3 लाइन्स पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद डेटा एंट्री में हमारा जो 3rd ऑप्शन है, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि जो हमारी इसमें ड्यू लिस्ट आएगी वो हमारी पोषण ट्रैकर से ली गई है। यानी कि पोषण ट्रैकर पर हमने जो भी प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग फीड की हुई है उसी के अनुसार वो डेटा उठाया गया है और वही हमारे ड्यू लिस्ट में आएंगे। तो चलिए मैं आपको ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर पर जाकर दिखाती हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर जाने के बाद हमारे जितने भी ड्यू केसेस हैं उन सभी की लिस्ट आ जाती है। तो हम यदि किसी को यहाँ से रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नॉट एलिजिबल पर जाकर और यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप किसी लाभार्थी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप रजिस्टर पर जाकर यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद यदि आपको किसी लाभार्थी की डिटेल में समस्या आ रही है, यानी कि आपकी एक ही नाम की 2 लाभार्थी हैं
और आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन सी लाभार्थी हैं ये, तो उसके लिए आप जो ये ब्लू में दिख रहा है हाइपरलिंक, इस पर जाकर उनकी डिटेल भी चेक कर सकती हैं। तो आपके पास यहाँ पर उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, यानी कि लाभार्थी का नाम आ जाएगा, LMP डेट आ जाएगी और साथ में उनके फ़ोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स भी आ जाएंगे। तो आप सभी जो आपकी ड्यू लिस्ट है उसे क्लियर करें। यहाँ पर क्लियर से मतलब ये है कि जो आपके एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनका फॉर्म फिल करें और जो रिजेक्ट करने हैं आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। अब मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइंस पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद हमारा यहाँ पर ये है चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके वो बेनिफिशरीज जिनका फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि FRS पेंडिंग है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर इनका एक भी पेंडिंग नहीं है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइन पर जाती हूँ। 3 लाइन पर जाने के बाद मैं डेटा एंट्री पर जाऊँगी और यहाँ पर आप ध्यान दें, हमारा ये ऑप्शन है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी का मतलब वो बेनिफिशरीज जिन्हें आपने रजिस्टर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी और यहाँ पर जाने के बाद आप ध्यान दें, यहाँ पर इनकी एक बेनिफिशरी आई हुई है। तो चलिए हम इनका NPCI मैपिंग स्टेटस चेक करते हैं। तो NPCI मैपिंग स्टेटस चेक करने के लिए हम यहाँ पर चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद और आप देखेंगे कि इनका आधार NPCI से मैप हो चुका है और अब ये इस लिस्ट से रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए मैं यहाँ से ओके करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस लिस्ट से हट गई हैं और यदि इनका आधार NPCI से मैप नहीं होता तो हमारे पास ये मैसेज शो करता। तो आप लाभार्थी को अपना आधार NPCI पर मैप करवाने के लिए कहें। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइंस पर जाती हूँ। यहाँ पर मैं डेटा एंट्री पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनके यहाँ पर आधार डीसीडेड में 3 बेनिफिशरीज हैं। तो चलिए हम एक बार इनका भी NPCI मैपिंग स्टेटस चेक करते हैं कि इनका क्या है। तो उसके लिए हम वही चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है बेनिफिशरीज आधार इज़ नॉट मैच विद NPCI, काइंडली इन्फॉर्म द बेनिफिशरी टू गेट द बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार एंड DBT इनेबल्ड। यानी कि जो हमारी ये लाभार्थी हैं इनका आधार NPCI पर मैप नहीं है, तो आप लाभार्थी को इन्फॉर्म करें कि वो अपना बैंक अकाउंट आधार से सीडेड करवाएं और DBT इनेबल्ड करवाएं ताकि उनकी पेमेंट उनके खाते में जा सके। तो चलिए हम इसे ओके करते हैं। हम एक बार फिर से क्लिक कर कर देखते हैं। आप देखेंगे कि इनका आधार NPCI पर मैप नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट बेनिफिशरी का चेक करते हैं। तो हम वही चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाएंगे और आप देखेंगे कि इनका आधार NPCI पर मैप हो चुका है और अब लिस्ट में हमारे 3 थे तो अब 2 रह जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसे ओके करती हूँ और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि पहले मेरे यहाँ पर 3 थे, अब ये 2 रह गए हैं। अब मैं यहाँ पर जो मेरी एक और बेनिफिशरी हैं इनका और चेक करते हैं NPCI मैपिंग स्टेटस। तो हम यहाँ पर चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका आधार भी NPCI पर मैप नहीं है। तो आप बेनिफिशरी को अपना बैंक अकाउंट आधार सीडेड करवाने को कह दें और DBT इनेबल्ड करवाने को कह दें। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइंस पर जाती हूँ। मैं यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाती हूँ और यहाँ पर हमारा जो ये ऑप्शन है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स, तो हम जहाँ पर जाते हैं अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल पर। तो यहाँ पर मेरे वो केसेस आएंगे कि मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट थी और उनकी फ़र्स्ट डिलीवरी थी और आपने उनका फॉर्म फिल कर दिया था और उनके ना तो बच्चे का जन्म हुआ था और ना ही टीकाकरण पूर्ण हुआ था, तो वो फॉर्म मेरे यहाँ पर शो करेंगे। और ऐसे ही मान लीजिए किसी महिला की फ़र्स्ट डिलीवरी थी और उनका बेबी तो हो गया था लेकिन
टीकाकरण का टाइम नहीं हुआ था, यानी कि पेंटा 3 लगने का टाइम नहीं हुआ था और आपने उससे पहले ही उनका फॉर्म भर दिया था, तो यहाँ पर अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल में वो केसेस आएंगे। मान लीजिए कोई महिला हैं, उनकी डिलीवरी अभी हुई है 1 दिसंबर 2025 को, तो आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस केस में उनकी LMP के अनुसार चाइल्ड बर्थ वाला तो खुल जाएगा, लेकिन जो वैक्सीनेशन डिटेल्स वाले हैं वो नहीं ओपन होंगे। वो इसीलिए ओपन नहीं होंगे क्योंकि LMP के अनुसार बच्चे के टीकाकरण का टाइम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइंस पर जाती हूँ और मैं यहाँ पर सर्च बेनिफिशरी पर जाती हूँ और सर्च बेनिफिशरी में जाने के बाद आप देखेंगे कि आप बेनिफिशरी को 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं। पहला है बेनिफिशरी ID और दूसरा है मोबाइल नंबर। तो चलिए मैं पहले आपको एक बेनिफिशरी को बेनिफिशरी ID से सर्च कर दिखाती हूँ। तो चलिए हमने बेनिफिशरी ID डाल दी है। बेनिफिशरी ID डालने के बाद हम फैच डिटेल करेंगे और फैच डिटेल करने के बाद आप देखेंगे कि इन लाभार्थी की सारी डिटेल आ जाती हैं कि ये फॉर्म कहाँ से भरा गया है, क्या आंगनवाड़ी सेंटर कोड है, कौन से बच्चे के लिए इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, किस तारीख को रजिस्ट्रेशन किया गया है और इनका आधार ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, आधार NPCI पर मैप है कि नहीं है, क्या पोषण ट्रैकर पर इनका फेशियल रिकॉग्निशन हो चुका है और यहाँ पर इस फेस ऑथेंटिकेशन डन फ्रॉम UIDAI, यानी कि क्या इनका फेस ऑथेंटिकेशन UIDAI के थ्रू हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका यस है और यहाँ पर हमारे पास सब दिया हुआ है। वेरीफाइड बाय फील्ड फंक्शनरी इन केस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। तो यहाँ पर ये कॉलम खाली इसीलिए है क्योंकि ये फॉर्म आंगनवाड़ी वर्कर ने स्वयं भरा हुआ है। आप देखेंगे वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र, वेरीफाइड बाय SO, पेमेंट अप्रूव्ड बाय SNO और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर 1-2। ये 1-2 इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड का फॉर्म है और फर्स्ट चाइल्ड में हमारी पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में आती है, इसीलिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 1 और 2 दिया हुआ है। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 3000 रुपीज़ की आती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट हमारी 2000 रुपीज़ की आती है। और आप देखेंगे पेमेंट इन प्रोसेस 00 और नेक्स्ट है अमाउंट पेड, यानी कि इनकी पेमेंट भी आ चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पेमेंट भी आ चुकी है। यहाँ पर पेमेंट की डेट भी दी हुई है, इनके बैंक का नाम भी दिया हुआ है और साथ में बैंक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, यानी कि बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट्स भी दिए हुए हैं। अब मैं इसी तरह से आपको एक और बेनिफिशरी की पेमेंट मोबाइल नंबर के थ्रू निकाल कर दिखाती हूँ। मोबाइल नंबर आपने वही डालना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम भरा है। यदि आप यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप बेनिफिशरी को सर्च नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जाती हूँ और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालती हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं फैच डिटेल करती हूँ और फैच डिटेल करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास इन बेनिफिशरी की भी सभी डिटेल्स आ गई हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और रजिस्ट्रेशन डेट भी देख सकते हैं आप, और साथ में आप देख सकते हैं कि इनकी पेमेंट आई हुई है कि नहीं आई हुई है। आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इज़ फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोषण ट्रैकर नॉट मैंडेटरी है और इज़ फेस ऑथेंटिकेशन डन फ्रॉम UIDAI, ये नॉट मैंडेटरी है। आप ध्यान दें, ये नॉट मैंडेटरी इसीलिए है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हमने 31/3/25 में किया है और जब हमें लाभार्थी का FRS करना अनिवार्य नहीं था। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इनकी पेमेंट भी आई हुई है और पेमेंट की डेट भी दी हुई है और साथ में बैंक का नाम भी दिया हुआ है और बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जो भी लाभार्थी हैं सर्च में जाकर आप उनकी पेमेंट को आसानी से सर्च कर सकते हैं। और सर्च आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक बेनिफिशरी ID से और दूसरा मोबाइल नंबर से। लेकिन कंडीशन ये है कि मोबाइल नंबर आपने वही डालना है जो आपने लाभार्थी को रजिस्टर करते टाइम डाला है।
तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाती हूँ और 3 लाइन्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है फेशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर, इस पर जाते हैं। और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितने बेनिफिशरीज एंटर करे हुए हैं, कितनों का फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल हो गया है, कितने अनसक्सेसफुल हैं, और आपके कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिनका फेशियल रिकॉग्निशन तो सक्सेसफुल हो गया है लेकिन उनका आधार एनपीसीआई पर मैप नहीं है। और आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI, यहाँ पर ये 3 हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेशियल ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI बट अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर ये लाभार्थी हैं इनका फेस ऑथेंटिकेशन आधार के थ्रू तो हो चुका है लेकिन पोर्शन ट्रैकर पर इनका अनसक्सेसफुल है। यहाँ पर जो दिया हुआ है नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI, जो आप एप्लीकेशन पर फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं वो यहाँ पर आएंगे। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI बट अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर एंड नॉट मैप्ड ऑन NPCI, यानी कि ऐसे लाभार्थी जिनका जो आप एप्लीकेशन के थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं वो तो हो चुका है लेकिन पोर्शन ट्रैकर पर उनका अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन है और वो NPCI पर मैप भी नहीं है, तो ऐसे केसेस हमारे 0 हैं। तो चलिए हम फिर से 3 लाइन्स पर जाते हैं और 3 लाइन्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट स्टैट्स ऑफ PMMVY, इस पर जाती हूँ। और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम PT यानी कि पोर्शन ट्रैकर फॉर PMMVY, हम इस पर जाते हैं। और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर संख्या दिखेगी और आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो दिया हुआ है टाइम लैप्स्ड केसेस यानी कि इनका टाइम निकल चुका है वो केस 1 है। जो टोटल है नंबर ऑफ रिकॉर्ड शोन एट आंगनवाड़ी सेंटर आर मैचिंग विद पोर्शन ट्रैकर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके टोटल 34 केसेस थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके ड्यू लिस्ट में से टाइम लैप्स्ड केसेस यानी कि इनका टाइम निकल चुका है वो 1 केस है। और यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स यानी कि 15 को इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है और फिलहाल इनकी ड्यू लिस्ट में अभी भी 15 केसेस पेंडिंग है, यानी कि टोटल केसेस रिमेनिंग ऑफ ड्यू लिस्ट टू टेक एक्शन, यानी कि जो ये वर्कर हैं इनकी ड्यू लिस्ट में अभी भी 15 केसेस हैं जिनके ऊपर इन्हें एक्ट करना है, यानी कि उन्हें रिजेक्ट करना है या उनका फॉर्म फिल करना है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इनकी ड्यू लिस्ट में आपको फ़िलहाल 15 केसेस मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इनकी ड्यू लिस्ट में आप देखेंगे कि 15 केसेस हैं जिनके ऊपर वर्कर को एक्शन लेना है, यानी कि जो फॉर्म रिजेक्ट करना है उन्हें रिजेक्ट कर दें और जो फॉर्म फिल करना है उसे फिल कर दें। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाती हूँ और 3 लाइन्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट स्टैट्स ऑफ PMMVY पर जाती हूँ। और यहाँ पर जाने के बाद हमारे यहाँ पर लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज हुज आधार डिसीडेड, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ। यहाँ पर मुझे संख्या दिख जाएगी कि आप देख सकते हैं इनके 3 केसेस हैं और यहाँ पर जो 3 है ये ब्लू में है और ये हाइपर लिंक है। तो मैं जैसे ही इस पर जाऊँगी आपको उनका दिख भी जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि पहले ये केसेस 3 थे, अब ये 2 रह चुके हैं क्योंकि इनमें से एक का आधार NPCI पर मैप हो चुका था। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाती हूँ। फिर से हम रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट स्टैट्स ऑफ PMMVY पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर ड्यू लिस्ट सेगमेंटेड बाय टाइम लेफ्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि इस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने बेनिफिशरीज का कितना टाइम लेफ्ट है। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका दिया हुआ है कि केस इज़ लैप्सिंग इन लेस देन 30 डेज़, यानी कि ऐसा इनका एक भी केस नहीं है जो 30 दिन के अंदर लैप्स हो जाए। और यहाँ पर केस इज़ लैप्सिंग इन 31 to 90 डेज़, तो यहाँ पर इनका एक केस है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, जो ये वर्कर हैं इनके ड्यू लिस्ट में कुल 15 केसेस थे, मैंने आपको दिखाया था। अब आप उनमें से देखेंगे कि इनका कोई भी केस ऐसा नहीं है जो 30 दिन के अंदर लैप्स होता हो, लेकिन
जो केसेस इनके 31 से 90 दिन के अंदर लैप्स होंगे वो इनका एक केस है, और साथ में जो केसेस इनके 90 दिन से ज़्यादा में लैप्स होंगे ऐसे इनके 14 केसेस हैं। तो आप ध्यान दें, इनके टोटल मिला के 15 केसेस से ड्यू लिस्ट में, और आप ध्यान देंगे यहाँ पर 1 + 14 15 बन गया है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ। अब बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से 3 लाइन्स पर जाती हूँ, और 3 लाइन्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज पर जाती हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहला ऑप्शन है PMMVY इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज, यानी कि वर्कर यहाँ पर ईयर वाइज स्टेटस चेक कर सकती हैं कि उन्होंने कितने फॉर्म किस फाइनेंशियल ईयर में भरे हैं। तो मैं चलिए यहाँ पर जाती हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आया हुआ है ऑल, यानी कि अभी तक वर्कर ने कितने फॉर्म भरे हैं उनकी लिस्ट हैं। तो आप देखेंगे कि वर्कर द्वारा अभी तक कुल 23 फॉर्म भरे गए हैं। तो आप यहाँ पर उन सबका स्टेटस भी देख सकते हैं कि कितनी कितनी अमाउंट पेड कर दी गई है। और यदि आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो दिया हुआ है सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हम इनका 25-26 का स्टेटस चेक करते हैं कि इन द्वारा कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो मैं यहाँ पर 2025-26 पर जाऊँगी, और आप देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में वर्कर द्वारा 7 फॉर्म भरे गए हैं। ऐसे ही मुझे इनका 24-25 का देखना है, तो आप देखेंगे कि 24-25 में इन वर्कर द्वारा 8 फॉर्म भरे गए थे, और आप सभी की डिटेल भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाती हूँ, और 3 लाइन्स पर जाने के बाद मैं फिर से रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज पर जाऊँगी, और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर डिटेल्ड एनरोलमेंट स्टेटस में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आप वर्कर के देख सकते हैं कि वर्कर द्वारा अभी तक कुल कितने फॉर्म पहले बच्चे के लिए भरे गए हैं और कितने फॉर्म सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए भरे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके फर्स्ट चाइल्ड के लिए 14 फॉर्म है, और आप चेक करना चाहते हैं कि किन किन के भरे गए हैं तो ब्लू में ये हाइपर लिंक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर जाने के बाद आपने जितने भी फॉर्म फिल करे हुए हैं उन सभी बेनिफिशरीज का नाम और बेनिफिशरी ID आ जाएगी। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ। अब बैक जाने के बाद ऐसे ही आपको सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए चेक करना है, तो मैं यहाँ पर ये ब्लू में हाइपर लिंक है तो इस पर जाऊंगी, और इस पर जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि लाभार्थी द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ बेनिफिशरी का नाम और बेनिफिशरी ID ही पता चलेगी। तो चलिए हम बैक जाते हैं। अब बैक जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाती हूँ, और 3 लाइन्स पर जाने के बाद हम फिर से रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन PMMVY पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इनके प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी में हमारे पास यहाँ पर एक शो कर रहा है। और प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज वो होते हैं जो वर्कर द्वारा रजिस्टर तो कर दिए गए हैं, लेकिन या तो उनका खाता NPCI से मैप नहीं हुआ या उनका FRS भी नहीं हुआ है, तो वो केसेस हमारे प्री रजिस्टर्ड में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफिशरीज नॉट मैट विद NPCI। तो यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका एक केस है जो NPCI पर मैप नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी हमारे PMMVY डैशबोर्ड पर इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाती हूँ, और 3 लाइन्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर होम पर जाते हैं, और होम पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड पर भी दिखाया हुआ है कि इन वर्कर द्वारा इस साल कितने बेनिफिशरीज़ को एनरोल किया गया है। तो आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं, और यहाँ पर प्रॉपरली दिया भी हुआ है कि इनके ड्यू लिस्ट में कितने पेंडिंग हैं। और यदि आपको ड्यू लिस्ट को चेक करना है तो आप प्रॉपरली यहाँ से जाकर ड्यू लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ। अब बैक जाने के बाद हमारे यहाँ पर दिया भी हुआ है कि ड्यू लिस्ट रजिस्ट्रेशन लैप्सिंग इन 30 डेज। इसका मतलब ये है कि ड्यू लिस्ट में से ऐसे कितने केसेस हैं जो हमारे 30 दिन में लैप्स हो जाएंगे, यानी कि 30 दिन के बाद हम उनका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप सभी वर्कर इस बात का भी ध्यान दें।
आपके जो ऐसे केसेस हैं जो 30 दिन के अंदर लैप्स हो जाएंगे तो आप उन्हें जल्द से जल्द भरें। और आप सभी ध्यान दें, जब PMMVY पोर्टल पर आपका काम पूरा हो जाए तो आप इसे ऐसे बैक ना करें, आप प्रॉपरली साइन आउट करें। और साइन आउट करने के लिए आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो हमारे पास सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है साइन आउट, इस पर जाकर आप प्रॉपरली साइन आउट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके PMMVY पोर्टल से संबंधित और भी कोई डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।